दोस्तों, आज हम एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में, जो एंजियोस्पर्म यानी भ्रूणकोश है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके क्लास 12 की बायोलॉजी का भाग है। तो देखो, भ्रूणकोश एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में हमने सीखा। एंजियोस्पर्म क्या होता है, भ्रूणकोश क्या होता है, तो भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए हमने बीजांड के बारे में पढ़ा। भाई बीजांड और बीजांड का नाम है अध्यावरण, इंटेगमेंट। ठीक है, अध्यावरण हो जाएंगे। यहाँ आपके 3 कोशिकाएं, बताओ देगा क्या नाम होगा इसका? अंड समुच्चय। अंड समुच्चय। और जो निभाग की ओर है उनका नाम पट्टीमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडियल सेल। बीच में आपके द्वितीय केंद्र, द्वितीय के ये हम जानते हैं। देखो, द्वितीय केंद्र का मतलब इसमें 2 केंद्र। अब जब परागकण का अंकुरण हुआ तो परागकण के अंकुरण से 2 नर युग्मक आए और दोनों नर युग्मकों में एक नर युग्मक को यहाँ अंड कोशिका को निषेचित करता है। अंड कोशिका से निषेचित होने को हम कहते हैं निषेचन। या इसको प्राथमिक निषेचन भी कहते हैं। प्राथमिक निषेचन, अंड कोशिका से नर युग्मक का संलयन होना या एक तरह से संयोजन होना क्या कहलाता है? प्राथमिक या सत्य निषेचन कहलाता है। अब दूसरो जो नर युग्मक है ना, वो कटे जायलो, वो जायलो कटे आपने द्वितीय केंद्र। अब द्वितीय केंद्र का है या मध्य में द्वितीय केंद्र 2 केंद्र तो पहले से है ही किसमें। अब तीसरो केंद्र की वो चल जाए, कत्ता केंद्र को जाए रहे 3 केंद्र को जा रहे हैं, कौन सी अवस्था बन जाएगी? 3 है, यानी त्रिगुणित ये बन जाएगा त्रिगुणित। और ये जो त्रिगुणित आपके होगा, ये जो कोशिका बनेगी, इस कोशिका को हम प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका के नाम से जानेंगे। तो ये है भ्रूणकोश कोशिका। भ्रूणकोश कोशिका एंजियोस्पर्म सेल। ये भ्रूणकोश जो बनता है, ये आवर्त बीज यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स का प्रमुख गुण माना जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आवर्त बीजी पादपों का प्रमुख गुण कौन सा है, यानी भ्रूणकोश का निर्माण होना या द्वितीय निषेचन। इसको हम कौन सा निषेचन कहेंगे? द्वितीय निषेचन कहेंगे। तो देखो, 2 बार निषेचन हुआ, एक तो प्राथमिक निषेचन और एक ही द्वितीय निषेचन। द्वितीय निषेचन के दौरान किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो ये भ्रूणकोश बन गया। अब आज हम इस भ्रूणकोश के बारे में पढ़ेंगे। ये भ्रूणकोश क्या काम आता है कि जो वृद्धि करता है भ्रूण यानी युग्मनज आपके जो वृद्धि करता है, उस भ्रूण को क्या करता है? पोषण देने का कार्य करता है। भ्रूणकोश का कार्य क्या होगा? भ्रूणकोश को पोषण देना। तो देखो, आवर्त बीजी पादपों में 3 प्रकार के भ्रूणकोश देखने को मिलते हैं। अब 3 प्रकार के भ्रूणकोश कौन कौन से हैं, यहाँ तक देखो। इससे पहले तक आपको समझा दिया गया था, इसके बाद में नया पॉइंट यहाँ से प्रारंभ हो। तो ये है केंद्रीय भ्रूणकोश। एक तो होता है केंद्रीय भ्रूणकोश, केंद्रीय जो भ्रूणकोश है। दूसरा है आपके कोशिकीय भ्रूणकोश। और एक आता है आपका कौन सा? हेलोबियल भ्रूणकोश। तो देखो, यहाँ पर एक प्रश्न आपके याद होगा
कि पूर्ण कोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार। एक तो होगा केंद्रीय पूर्ण कोष, एक होता है कोशिकीय पूर्ण कोष और एक होता है फैलोवियल पूर्ण कोष। ये जो केंद्रीय पूर्ण कोष है ये ज्यादातर आवर्तबीजी पादपों में देखने को मिलता है। मैक्सिमम लगभग 60% आवर्तबीजी पादपों में केंद्रीय पूर्ण कोष होता है। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि केंद्रीय पूर्ण कोष होता क्या है। तो केंद्रीय पूर्ण कोष क्या है जान, ये त्रिगुणित सेल होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय सलियन, द्वितीय निषेचन, या हम कहेंगे इसको पूर्ण कोष। अब ये जो पूर्ण कोष बन गया इसमें कितने केंद्रक है? 3 केंद्रक। अब जो 3 केंद्रक है इनमें क्या होगा? विभाजन होगा, डिवीजन होगा इसमें। तो डिवीजन होने से जैसे मान लीजिए ये है और इसमें डिवीजन होने पर यहाँ आपके जो केंद्र है ये केंद्र का एकत्रित हो जाएंगे विभाजन से, जो अनेक केंद्र बनते हैं। भाई विभाजन हो लो तो एक केंद्र से कई केंद्रक बना ला है। अब एक केंद्रक से कई केंद्रक बना ला तो वे जो केंद्रक बना ना वे केंद्र का होला कि एक प्रकार से परिधि पर व्यवस्थित हो जाना, सारा केंद्र का व्यवस्थित हो जाएगा, परिधि पर व्यवस्थित हो जाएगा और बीच का मान एक बड़ी रिक्ति का बन जाए। ठीक है, तो ये जो केंद्र की ये अनेक केंद्र मुक्त केंद्र रहेंगे, इन पर किसी भी प्रकार की कोशिका वृत्ति का निर्माण नहीं होगा, इन कोशिकाएं नहीं, ये केंद्र की रहेंगे। तो इस तरह से ये एक प्रकार से क्या है? केंद्र की ये पूर्ण कोष कहलाता है। कई केंद्र ऐसे हैं जिन पर कोशिका वृत्ति का निर्माण भी हो जाता है, इनमें कोशिका ही बढ़ जाती है, लेकिन ज्यादातर ये केंद्र के ही रहेंगे, यानी इसमें कोशिका वृत्ति का निर्माण नहीं होगा, जिससे कि कोशिका का निर्माण नहीं है। सही है? देखो ये जो केंद्रक बना ना ये मुक्त केंद्रक है और ये जो मुक्त केंद्रक की स्थिति आपने नारियल पानी में देखो ना, नारियल जो पानी होता है वो पूर्ण कोष ही होता है और वो पूर्ण कोष क्या है? तरल है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो केंद्रक है वो क्या है? फ्री है। तो इसका मतलब वो केंद्र की पूर्ण कोष का उदाहरण है नारियल, क्योंकि इसमें हम देखें तो केंद्र क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे और इसीलिए इस पूर्ण कोष का नाम क्या है? केंद्रीय पूर्ण कोष। तो केंद्रीय पूर्ण कोष क्या होता है समझ गए होंगे कि केंद्रीय पूर्ण कोष में जो पूर्ण कोष बताओ आवर्तबीजी पादपों में पूर्ण कोष कितने गुणित होता है? त्रिगुणित होता है। सही है? अब जब त्रिगुणित यानी 3 इसमें केंद्रक बन गए, इनमें क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन होने से यानी विभाजन होगा, विभाजन होने से क्या बनेंगे? नए केंद्रक बनेंगे और वो केंद्रक कहाँ हो जाएंगे? परिधि पर व्यवस्थित हो जाएंगे और बीच में क्या हो जाएगी? बड़ी रिक्ति का बन जाएगी। अब जो बीच में व्यवस्थित हुए केंद्र, परिधि पर एकत्रित हुए केंद्र, वो केंद्र क्या रहेंगे? बिना कोशिका के रहेंगे, कोशिका का निर्माण नहीं होगा, इसमें केंद्र की रहेंगे। इसीलिए इसको कौन सा पूर्ण कोष कहते हैं? केंद्रीय पूर्ण कोष कहते हैं। आया होगा समझ में? केंद्रीय पूर्ण कोष लगभग 50 से लेकर 60% आवर्तबीजी पादपों में देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर हम बात करें कोशिकीय पूर्ण कोष क्या होता है। तो कोशिकीय पूर्ण कोष सीधी सी बात, बहुत से पादप जिनमें देखा जाता है कि कोशिकीय पूर्ण कोष पाया जाता है, जैसे गेमोपैटली वर्ग के सदस्य होते हैं, वर्बेस्कस, गेमोपैटली जो हमारे लेगुमिनेसी कुल के उपकुल माने जाते हैं, उनमें एक प्रकार से कोशिकीय पूर्ण कोष देखने को मिलता है। कोशिकीय पूर्ण कोष क्या होता है? साधारण सी बात है इसमें कि जैसे यहाँ ये जो पूर्ण कोष था इसमें केंद्रक है, इन केंद्रकों का क्या होगा? विभाजन होगा। एक केंद्र का होला विभाजित होगा। अब विभाजित होगा उसका यहाँ एक केंद्र बन गया, बन गया ना। ये भी एक केंद्र का होला, ये मान लो को केंद्र बन गया, एक केंद्र छोड़ एक विभाजन हुई, 2 केंद्र बन गए, तो बढ़ता ही कोशिका वृत्ति को निर्माण हो जाएगा।
मतलब केंद्रक बनता ही कहीं है कोशिका विभाजन, मतलब कोशिका भित्ति को निर्माण हो जाए। ठीक है, खाना बाद में कोई प्रश्न पूछूं और खाना नहीं आए हो, नहीं आता ही मैं कर दूँ कोशिका भित्ति को निर्माण कर दूँगा है, तुरंत ही लागी है ना। आई बात नहीं बस ये मान लो केंद्र विभाजित ही हो, विभाजित होता है गाय बन गया कोशिका भित्ति बनी, केंद्र विभाजित ही हो बढ़ता ही गाय होगी कोशिका भित्ति बनी, केंद्र विभाजित ही हो कोशिका भित्ति बनी। देखो इको मतलब प्रत्येक केंद्र के मान लो कोशिका भित्ति है ना, तो प्रत्येक केंद्र के ऊपर कोशिका भित्ति होगी। देखो मतलब बताओ ये फ्री केंद्र का दिख जाएगा अपन, मुक्त केंद्र का दिख जाएगा अपन, कौन दिख रहा है ना, मतलब प्रत्येक केंद्र किस्म का बन गई कोशिका बन गई कौन, और कोशिका बन गई ना वो कोषो गुण कोष हो जाए लोग, कोष की एक गुण कोष हो जाए। आई के समझ में एक कोष की गुण कोष कहीं हो गए बस। अब तो ये अंतर जा ना तो ये अंतर देख मुझे कि जो केंद्र की गुण कोष हो सभी में जो विभाजन वो भी सो अनेक मुक्त केंद्र बना परिधि पर एकत्रित तो जा रहा है, लेकिन बामाण कोशिका भित्ति कौन बने, और कोशिका भित्ति बन गई जना तो फिर तो कोष की होगा, बड़ी रिक्तिका पाई जाएगी इसमें केंद्र के गुण कोष, लेकिन जो कोशिकीय गुण कोष था उसमें बड़ी रिक्तिका नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिवीजन हुआ विभाजन हुआ केंद्र बना, और केंद्र बनते ही कोशिका बन गई, केंद्र बनते ही कोशिका बन गई, इसलिए पूरा गुण कोष क्या है कोशिकीय गुण कोष होता है। ठीक है, तीसरा है आपके हेलोबियल गुण कोष, हेलोबियल गुण कोष, हेलोबियल गुण कोष दोनों का मिश्रित रूप होता है, दोनों का मिश्रित रूप कैसे कि कई केंद्र कैसे होते हैं जो मुक्त भी होते हैं, और कई केंद्र कैसे होते हैं जिन पर कोशिका भित्ति भी बन। जैसे हमने सीखा कि ये जो गुण कोष ये किसमें रहेगा बीजांड में, बीजांड का ये भाग कौन सा भाग है बताओ, बीजांड द्वार वाला भाग, और ये भाग कौन सा है निभाग, निभाग, और ये भाग कौन सा है बीजांड माइक्रोफाइल। ठीक है, वो चेलजा वाला भाग है। यहाँ ये गुण कोष है तो यहाँ इस गुण कोष के जो केंद्रक है उनमें क्या होगा विभाजन होगा, विभाजन होगा केंद्र के कुछ केंद्र परिधि पर चलेगा, कुछ केंद्र जो मतलब कुछ केंद्र शीर्ष भाग की ओर चलेगा, गुण कोष का शीर्ष भाग की ओर चलेगा, और कुछ केंद्र करेंगे आधार केंद्र को ना। तो एक मान लीजिए कि जो शीर्ष भाग बन जाएगा भाग के ऊपर तो बन जाएगी कोशिका भित्ति, और जो आकार का नहीं है बामण कोशिका भित्ति बड़ी बना 90 कहीं रहेगा बताओ फ्री रहेगा, फ्री रहेगा। मतलब जो गुण कोष हो ना फिर गुण कोष की स्थिति करती दो तरह की होगी, और एक तो करें जाए लोगों चेल जागे वो लोगों ने समझा है ना, और एक दिन जाए लोग बताओ नीचे भी जान द्वार का। ठीक है, जो बच्चे पहले से प्रेजेंट है उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ध्यान दो थोड़ा सा, अच्छे नहीं है उनको थोड़ा कम आएगा लेकिन ध्यान दो। देखो वो तो वो निभाग तो वो कहीं हो रहा है बीजांड द्वार, अब बीजांड द्वार निभाग की ओर जो केंद्रक शाप होना वे केंद्र का हमारा तो कोशिका भित्ति बनेगी ना, वो तो कौन सा रूप वो बताओ कोष की, जो बीजांड द्वार की ओर केंद्रक शाप बाकी हमारा कहीं हो मतलब कोशिका भित्ति को निर्माण को नहीं होना केंद्र की रहेगा। तो दोनों प्रकार की चीज देख पता नहीं मिलेगी ना, ये दोनों प्रकार का केंद्र देख पता नहीं मिलेगा। और यहाँ का जो मतलब गुण कोष होता है ना बिना कौन सा गुण कोष वाला हेलोबियल गुण कोष बोला। ठीक है, ये तो हेलोबियल गुण कोष है, ये हमें ज्यादातर एक बीज पत्री पादपों में देखने को मिलता है। मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट एडल्ट जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है कौन सा हेलोबियल गुण कोष। तो गुण कोष कितने प्रकार के समझ गए होंगे आप, गुण कोष क्या होता है, गुण कोष का निर्माण कैसे होगा यह हमने सीखा। ठीक है, अब हम बात करें गुण कोष बनने के बाद में यानी एक प्रकार से फल का निर्माण कैसे होता है, बीज कैसे बढ़ता है, तो ये बात हम आगे सीखेंगे।